हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का हमने लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। ये 6 तक मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छी थ्योरी और क्वेश्चन आपको बताए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र। ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र। देखो बच्चों, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था सर्कमसेंटर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने उसके बारे में जाना था। और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट किसे कहते हैं? हम सर्कमसेंटर वो कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा ऑर्थोसेंटर चलेगा। और ये ऑर्थोसेंटर आपका होता क्या है? ऑर्थोसेंटर होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल, जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर आप ए सी से सामने वाली भुजा पर आप लंब डालते हो, लंब इस तरह का, कितने डिग्री बना है? 90 डिग्री 90 डिग्री। जरूर नहीं है कि दोनों भुजा आपस में जैसे डी है तो जरूर नहीं ये और ये जरूर नहीं कि आपस में बराबर होंगी, नहीं भी होंगी, ठीक है ना। ऐसे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां से आपने लंब काटा इस तरह का, और यहां से आपने इस तरह का एक लंब लिया सी एल, ये ठीक है ना दोस्तों। ये भी क्या आपका लंब है। तो जो ये पॉइंट है ना, इसको बोलते हो आप ऑर्थोसेंटर पॉइंट। ये क्या है आपका ऑर्थोसेंटर पॉइंट ओ। या लंब केंद्र। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया कि लंब केंद्र क्या होता है। त्रिभुज में एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब, उन सबका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? आपका ऑर्थोसेंटर कहलाता है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सर्कमसेंटर, परिकेंद्र, क्या बताया था कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्रॉस पॉइंट होता है। वो क्या होता है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्रॉस पॉइंट होता है। वो बताया था मैंने आपको परिकेंद्र सर्कमसेंटर का। इसमें बता रहा हूं आपको ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर डाले गए लंबों का क्रॉस पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका लंब केंद्र कहलाएगा ऑर्थोसेंटर। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है। एक जैसे इसमें छोटा टॉपिक है, कल वाला मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। कल मैंने आपको बताया था परिकेंद्र, बताया था परिकेंद्र मतलब सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या बताया था मैंने आपको? जैसे ये ए बी और सी, मैंने आपको बताया था कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। इसी तरह से ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। और इसी तरह से ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये बताया था मैंने आपको, क्या बताया था आपको मैंने? सर्कमसेंटर, परिकेंद्र। ये होता है आपको ऑर्थोसेंटर। देख लो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। ये कल मैंने आपको डिटेल से डीप अच्छी तरह से बता दिया था, और ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलते चलते आगे इसके बारे में और जानते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं एक तो लंब केंद्र ऑर्थोसेंटर की, और एक बात कर रहा हूं मैं परिकेंद्र किसकी? सर्कमसेंटर की। दोनों देखो एक दूसरे से कहां रिलेटेड होते हैं, दोनों को एक साथ बता रहा हूं यहां पे। जैसे कि ये माना कि क्या आपका ए बी और ये क्या आपका सी पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये ए बी और सी पॉइंट है। ये इसके सामने भुजा ये क्या? ए, इसके सामने भुजा ये बी है, इसके सामने भुजा ये सी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
ए पॉइंट से BC के समानांतर, ए पॉइंट से BC के समानांतर ए मान की मैं एक लंब रेखा खींचता हूं इस तरह से, ये ठीक है ना। इसको नाम दे देता हूं मैं, ये ए पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है आपकी, ए दूरी है, इसकी बराबर और इसके समानांतर। इसी तरह से मैं एक लाइन में यहां पर ड्रॉ करता हूं ए दूरी की जस्ट इसके समानांतर, ठीक है ना। तो ये नाम हो गया आपका P और ये नाम हो गया आपका Q। अब देखो यहां पे, अब P से AC के समानांतर, AC के समानांतर, AC के समानांतर B मान की ये दूरी मैंने यहां से लेके यहां तक ली, और इसको आगे अगर मैं आगे और ले जाऊं, मैं आगे भी मैं इस B के बराबर में ये दूरी ले जाऊं AC के समानांतर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके। अब C के मान की दूरी, C के मान की दूरी AB के समानांतर मैं ये ले गया, ये C हो गया आपका, ये हो गया आपका R, और इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया। अब देखो आपका ये भी C दूरी हो गया आपकी, ये आपका C पॉइंट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे बताओ AB के समानांतर, AB के पैरेलल क्या क्या आपका, AB के पैरेलल एक तो आपका QC है और CR है। पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखो आप मुझे बताओ AB बराबर QC बराबर CR किसके बराबर है, ये AB C के बराबर है। ये पहले पॉइंट है समझ में। दूसरा देखो आप ये हो गया आपका AB, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ AC के समानांतर क्या चलेगा भाई आपका, BP चलेगा, और क्या चलेगा आपका BR चलेगा। और मुझे बताओ यहाँ पे AC बराबर BP बराबर BR क्या हो गया आपका, AC बराबर ये हो गया आपका B पॉइंट C। अब देखो यहाँ पे AC मैंने ले लिया, अब मैं लेता हूँ BC के समानांतर, BC के समानांतर AQ, और ये आपका AP, और ये क्या हो गया आपका BC बराबर AQ बराबर AP, कितना आ गया भाई आपके A आ गया। ये चीज आपका है समझ में, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, देखो यहाँ पे यहाँ से मैं एक लंब लेता हूँ, ये D, ये क्या आपका 90 और ये 90, लंब लिया मैंने AD क्या हो गया मेरे यहाँ पे परपेंडिकुलर किस पे, BC पर, ठीक है ना। और ये मैंने यहाँ से एक और लंब लिया, इसको नाम दे दी मैंने E। तो BE क्या है आपका भाई परपेंडिकुलर किस पर, AC पर। और यहाँ से एक और पॉइंट मैंने ये ले लिया, ये क्या आपका CF क्या है आपका परपेंडिकुलर ऑन AB पर। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ कि AD BE CF ये क्या है, यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC के, एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ABC के। तो मुझे बताओ मैं इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा, अगर मैं ABC के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो ट्रायंगल ABC के लिए अगर मैं इसको O नाम देता हूं, तो O क्या है आपका लंब केंद्र, क्या आपका लंब केंद्र मतलब क्या आपका ऑर्थो सेंटर। और देखो यहाँ पे, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे, D से A तक, मैं इसको थोड़ी देर वहां मिटा देता हूं। देखो यहाँ पे D से A तक, DA मुझे बताओ DA, ये भी क्या, जब ये इस पर लंब है तो ये भी क्या होगी DA, ये क्या है आपका P और Q पर क्या आपका लंब है परपेंडिकुलर है, प्लस PQ बराबर AP है, और क्या ये PQ बराबर AP है। तो मैं ये बोलूंगा कि DA PQ के लिए शायद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यह बात है इसमें। इसी तरह से मैं बोलूंगा EB देखो, जब ये यहां पर लंब है तो यहां भी लंब होगा इस लाइन पे, बिल्कुल लाइन पे होगा, क्योंकि दोनों समानांतर है।
बिल्कुल लंब होगा इस तरह से ये, और ये दोनों रेखा क्या आपस में बराबर है, तो ई भी पी आर के लिए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये बात है सुनने। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ एफ सी देखो क्यू आर पे बिल्कुल 90 डिग्री कोण है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लंब है। तो एफ सी क्यू आर के लिए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब मुझे बताइए यहाँ पे कि अब ये वाला जो O पॉइंट है, इन सबका इंटरसेक्ट पॉइंट O, ये पी क्यू आर के लिए क्या बनेगा भाई, ये आपका पी क्यू आर है, नहीं आपका, इसको इस तरह से लो, पी क्यू और ये क्या हो गया आपका आर, ये आपका। तो अब मुझे बताइए कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब मुझे बताइए, अब यही O पॉइंट त्रिभुज पी क्यू आर के लिए क्या बन जाएगा, ये क्या अब ये ऑर्थो सेंटर रहेगा, नहीं रहेगा। अब ये क्या बनेगा, ये त्रिभुज पी क्यू आर के लिए, तो O पॉइंट ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए क्या बन जाएगा, ये परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर। जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा था मैं ये था कि अगर एबीसी के लिए अगर O ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र है, और इस तरह से मैं एक पी क्यू आर डायग्राम बनाऊं एबीसी से होता हुआ, एबीसी शेष से होता हुआ, तो उसके लिए यही पॉइंट क्या बन जाएगा भाई, आपका क्या बन जाएगा, परिकेंद्र सर्कम सेंटर। तो क्या आपको ऑर्थो सेंटर और परिकेंद्र का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत है। अगर किसी को इसमें दिक्कत है ये क्या होता है, तो मेरी जस्ट पहले वाली क्लास आप देखना, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने ये समझाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मिटाते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आता भी है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, ए बी और सी है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके सामने मैंने ये डी लंब ले लिया, डी लंब है, ठीक है ना, इसकी लंबाई अपनी 5 है, इसकी 4 है, और ये लंबाई कितनी है आपकी 6 है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए मुझे तो यहाँ पे एडी कितना होता है, ठीक है ना, ये क्या पूछेगा आपसे, एडी पूछेगा। और एडी क्या दिया गया है आपको यहाँ पे दिया है, क्या दिया गया है कि एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी, आपको ये लाइन दे रखी है, ठीक है ना, और ये पूछेगा आपको, ये बात है इसमें एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तो अब देखिए 90 डिग्री कोण है, तो मैं इसको मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक x, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान लेता हूँ मैं 6 माइनस का h। तो अब देखिए, अब मैं लेता हूँ पहले त्रिभुज एडीबी में, तो एडीबी में तो एडी का स्क्वायर ये कारण है 5 का स्क्वायर माइनस का ये x का स्क्वायर, ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो एडी का स्क्वायर, तो कारण आपका ये 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का x का स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को बराबर करके यहाँ से x का मान निकाल लो, x का मान निकाल के यहाँ धर दो, आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे एडी की आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दोस्तों अब एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से आपके सामने पेश करूँ, कैसे, एडी साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बीसी। पहले तो क्वेश्चन आपको दे रखा है एडी केवल और केवल बीसी पर परपेंडिकुलर है, फिर आपके सामने अगर कंडीशन बदल देता है कि एडी बीसी पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर तो है, लेकिन अब वाले केस में क्या हो जाएगा, ये आपका अब वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर ये टोटल 6 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और ये 3 हो जाएगा। तो अब आपसे यहाँ पूछेगा कि एडी की वैल्यू क्या है, तो एडी की वैल्यू पूछेगा, तो आपको पता है 3 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी
4 आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ध्यान देना दोस्तों कि एडी आपको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया गया है या एडी आपको केवल और केवल परपेंडिकुलर दिया गया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आते हैं। अगर ये दे तो आप ऐसे निकालना, और ये दे तो जब तो कुछ है ही नहीं, सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, सारे ट्रिपलेट सब याद होंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे। तो उम्मीद है यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है, आप आसानी से इसको बता सकते हो। अब देखो आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का। क्या, जैसे माना कि आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है, क्या ये ए बी और ये सी, ठीक है दोस्तों। और मैंने यहाँ पे एक काम करो, इसको ऐसे नाम रख दूं बी और सी, ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। आपसे कहें यदि डी क्या है भाई, आपका डी है आपका परिकेंद्र, तो BD की वैल्यू क्या होगी। तो अगर D आपका परिकेंद्र है तो BD की वैल्यू क्या होगी आपकी। तो देखिए दोस्तों, अगर ये परिकेंद्र है तो BD, इसको AD निकालना है ना आपको, AD की वैल्यू पूछी, AD ये निकालना है ना आपको। ये अगर D आपका परिकेंद्र है तो मैं एक बात जानता हूं कि जो ये लाइन है ना, ये 90 डिग्री तो है, परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसने इस सामने वाले भुजा को दो भागों में क्या किया है, इसने बांटा है, जब भी तो ये परिकेंद्र बनाना डी अपने यहाँ पे। तो अब आपसे एडी पूछा है तो आपको पता है ये और ये तीनों लाइन बराबर है। अगर ये आपका टोटल कितना दे रखा है, अगर ये टोटल आपको 5 दे रखा है तो 5 दे रखा है तो ये 2.5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका 2.5, और आंसर आ जाएगा मेरा 2.5। मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है, आप आसानी से बता सकते हो यहाँ पे। तो मेरे भाई अगर डी परिकेंद्र है तो आपसे अगर एडी की वैल्यू पूछेगा तो एडी क्या होगा आपका कर्ण बटे 2, ये हो जाएगा, मतलब BC बटे 2। आप कर्ण या हाइपोटेनियस उसका आधा कर दो, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ही आपसे कुछ और पूछ लेता, जैसे देखो यहाँ पे पूरा ही मिटा देता हूं मैं। अगर आपसे ये A, B और C है, ये D पॉइंट है, ये D पॉइंट। अगर आपसे कह दिया कि D अब केवल परिकेंद्र नहीं है, क्या है दोस्तों, लंब केंद्र, ये क्या है आपके लंब केंद्र और तो सेंटर है, तो अब आपसे कहेगा कि बताइए मुझे BD की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपसे पूछेगा, तो देखिए दोस्तों लंब केंद्र मतलब परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये वैल्यू, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो अब इस केस में BD की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसका और इसका गुणनफल AB गुणा BC बटे हाइपोटेनियस कर्ण AC। मतलब BD की वैल्यू क्या आएगी भाई दोस्तों, आपका BD की वैल्यू आएगी आपकी आधार गुणा ऊंचाई बटे कर्ण। क्या ये बात आपको समझ में आई? मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आपको दिक्कत है। अगर ये 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो ये वैल्यू पूछेगा तो कितना आएगा, 3 गुणा 4 बटे 5, 3 चौक 12, 2.4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये और लंब केंद्र का आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब देखो यहाँ पे, जैसे नहीं माना कि आपके सामने एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ए बी और सी। अब तक मैंने आपको इन सेंटर क्या पढ़ाया, मैंने आपको इन सेंटर अंतर केंद्र पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और क्या पढ़ाया मैंने आपको इसके बाद अंतर केंद्र पढ़ा चुका हूं, जी के अंतर केंद्र, इसको आई से डिनोट कर लो, और आपको सेंट्रोइड पढ़ाया मैंने, केंद्रक जी, और क्या पढ़ाया मैंने आपको, और तो सेंटर जिसको बोलते हैं हम लंब केंद्र,
एक मैंने पढ़ाया आपको परिकेंद्र, परिकेंद्र को क्या बोलोगे आप? सर्कम सेंटर, परिकेंद्र, इसको डिनोट कर लो आप एस। ये 4 पॉइंट पढ़ा चुके हैं। 4 पॉइंट की क्या क्या खूबियां होती है, क्या क्या इनकी खासियत होती है, एग्जाम में ये आपको कैसे परेशान करेगा, इसके बारे में आपको सारी चीज यहाँ पे बता चुका हूँ पिछले लेक्चरों में। अब देखो, अब मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ जिसमें आपको सब कुछ ड्रॉ करके बताता हूँ कि अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल है, अगर मैं इसमें इंसेंटर दिखाना चाहूँ तो इंसेंटर बनेगा आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे। अगर इसे मैं ऑर्थो सेंटर दिखाना चाहूँ तो ऑर्थो सेंटर बनेगा मेरा यहाँ पे, और जी बनेगा मेरा यहाँ पे, और एस बनेगा मेरा यहाँ पे। ये इन सेंटर अंत केंद्र हो गया, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र हो गया, केंद्रक हो गया सेंट्रोइड, और ये क्या हो गया आपका परिकेंद्र सर्कम सेंटर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं, मैं यहाँ पे क्या खींचूं, मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूं, तो देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचता हूं मैं यहाँ पे, तो ओ जी एस, अगर इनको मिलाता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है आपकी? एक स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो यहाँ पे ओ से जी और जी से एस, तो जी है ना, जी 2:1 में क्या करेगा, इनको बांटेगा, 2:1 को बांटेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि OG बटे GS बराबर कितना हो जाएगा आपको? 2:1। अगर आपको कह रखा है यहाँ से कि लंब किसी भी ट्रायंगल में लंब केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी 10 है, मतलब OG कितना दे रखा है आपको? 10 दे रखा है। लंब केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी 10 है, और आपसे पूछेगा कि मुझे बता दीजिए आप केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी मतलब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, तो मुझे बताइए। जब ये 10 है तो केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी आपकी? 5 ही होगी। जो मुझे पता है किसमें बढ़ता है आपस में, ये 2:1 में बढ़ता है। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या यहाँ पे आपको अब तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है, पूरा ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको एग्जाम में केंद्रक और लंब केंद्र के बीच की दूरी देकर केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आई की भी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये चीज तो आपको आएगी समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे मैं यहाँ से ए को ओ से मिला देता हूँ और एस को इस यहाँ से मिला देता हूँ, ये क्या आपका ई है, एस को मैं यहाँ से मिला देता हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब आपसे पूछ लेगा कि मुझे बताइए एओ और एसई के बीच का अनुपात क्या होगा। मतलब त्रिभुज के शीर्ष से मैंने लंब केंद्र मिला दिया और परिकेंद्र से सामने वाली भुजा पर मैंने ये पॉइंट ई को इसको मिला दिया। लंब है, ये क्या आपका लंब है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लंब डाला और इनको मिला दिया। अब आपसे पूछेगा कि एओ और एसई की इनके बीच का अनुपात क्या होता है? 2:1 ही होता है, इनके बीच का अनुपात 2:1 होगा। मतलब अगर ये आपको 10 दे रखा है तो ये कितना आएगा आपका? 5 आएगा। इस तरह से इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत। दूसरा, अंतकेंद्र और परिकेंद्र की बात कर लेते हैं। अंतकेंद्र और परिकेंद्र के बीच दूरी, डिस्टेंस पूछ लेता है केवल कि किसी भी ट्रायंगल में अंतकेंद्र और परिकेंद्र, इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो दोस्तों इनके बीच की डिस्टेंस होती है आपके r² माइनस का 2r, ये इसकी वैल्यू होती है, r² माइनस का 2r। r क्या है यहाँ पे आपका? r है आपका परित्रिज्या, सर्कम रेडियस, और ये क्या आपका? अंतत्रिज्या, इसको बोलोगे आप इन रेडियस, ठीक है ना। तो ये है आपका अंतकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, d बराबर √r² माइनस का 2r। आपको यहाँ पे कह देगा कि किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में परित्रिज्या का मान ये है, r का मान ये है, स्मॉल r का मान ये है, अंतत्रिज्या का मान ये है। तो मुझे बताइए कि सर्कम सेंटर, परिकेंद्र और इन सेंटर अंतकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दें, यहाँ वैल्यू रख के फॉर्मूला लगा के आपका
आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट ऑर्थो सेंटर का, जो एग्जाम में हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। ये क्या बन गया आपका ऑर्थो सेंटर बन गया। तो थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दूँ, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझना ध्यान से। ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बी ओ सी बराबर क्या होता है। मुझे बी ओ सी ये वाला एंगल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो ध्यान रखना 180 माइनस का इसके अपोजिट में ये वाला एंगल आप माइनस करते हो, ये इसकी वैल्यू है। देखो इस तरह से मैंने आपको इसमें पढ़ा चुका हूँ, इसमें तो खैर बनता ही नहीं है, इसमें तो एंगल आप निकाल नहीं सकते, जी पर बना पाऊँ, ये आपको पता चलेगा, ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपसे COA पूछे तो आप करोगे 180 माइनस का इसके अपोजिट जो एंगल है एंगल बी। अगर आपसे BOA पूछे तो 180 माइनस का BO पूछे तो इसके सामने वाला एंगल क्या आपका √C। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये वाला एंगल आपको सवाल नहीं दे रखा, ये और ये दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको ये नहीं दे रखा है, ये और ये दे रखा है, तो आप आसानी से ये और ये दे रखा है तो आप कर देना आपको B प्लस सी, BOC बराबर एंगल B प्लस एंगल C। आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ भी कर सकते हो आप। ये अगर आपको C और A दे रखा है तो COA और लंब केंद्र बड़ा कोण पूछेगा तो आप C और A को दोनों को सम कर दो। अगर आपको B और A एंगल दे रखा है और लंब केंद्र पर बड़ा कोण पूछेगा तो आप B और A एंगल का क्या कर दो, आप यहाँ पे सम कर दो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्जाम में आपको दे देगा कि भाई ये मेरा कितना है 40 है, तो मुझे बताइए कितना होगा। तो ये कितना होगा भाई आपका 180 माइनस का 40, 140 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एक प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये आपका आया कैसे, ठीक है ना। कुछ नहीं, 2 सेकंड का है, ध्यान से देखना। ABC, मैंने यहाँ से ये लंब ले लिया और एक ये लंब ले लिया और एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया, DE और F। ये हो गया मेरा, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलो, ये आपका पॉइंट हो गया आपका O। अब देखो ट्रायंगल BEC में तो मुझे बताओ, ये तो एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना आपका। तो देखिए BEC में एंगल C बराबर कितना होगा आपका, एंगल C बराबर निकालना है मुझे। तो देखिए एंगल C बराबर होता है आपका 90 और ये कितना आपका, जैसे इसको एंगल C बराबर निकालना है, एंगल B निकालना है ना आपको, एंगल B निकालो आप। एंगल B निकालेंगे तो एक मिनट रुको, जैसे ये आपका कोण है, आपका माना थीटा है को, तो मैं लेता हूँ थीटा प्लस 90 डिग्री, ये 90 और ये क्या आपका C पॉइंट है, पूरा का पूरा C पॉइंट प्लस एंगल C बराबर कितना होगा आपका, ये होगा 80। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई मेरा, ये जाएगा यहाँ पे 90 और इधर जाएगा एंगल C। तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी 90 माइनस एंगल C। अब मुझे निकालना है त्रिभुज BCF में। ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या मान लूँ, यहाँ पर मैं ये फाई मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ मैं फाई। तो फाई प्लस ये कोण मेरा क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि भाई एल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा एंगल B बराबर होता है आपका 180। अब देखो यहाँ पे, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90 इधर जाएगा माइनस का एंगल B, ये आ गया मेरा।
तो अब मुझे बताइए कि ये वाली वैल्यू कितनी आई भाई मेरी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू आई मेरी 90 माइनस का एंगल सी, और ये वाली वैल्यू कितनी आई मेरी 90 माइनस का एंगल बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये वाली वैल्यू, तो अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट किस में जाऊंगा मैं, यहाँ पे ट्रायंगल बीओसी में। तो देखिए 90 माइनस एंगल सी प्लस का 90 माइनस का एंगल बी प्लस एंगल बीओसी बराबर कितना होगा आपका 180 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये से 90 और 90 इधर जाएगा, कट जाएगा। अब आपका बचेगा क्या यहाँ पे, ये भी पूरा कट जाएगा। तो इधर ले जाओ उसको, एंगल बीओसी ये तुमने ध्यान रख लिया, माइनस का सी इधर जाएगा, माइनस का बी इधर जाएगा, तो बी प्लस एंगल सी। क्या आपका ये नहीं आ गया? और मैंने बताया था कि अगर आपको ये एंगल ज्ञात करना है, ये लंब केंद्र पर ऑर्थो सेंटर पर बना कोण ज्ञात करना है, और अगर आपको ये पूरी वैल्यू दे रखी है, ये पूरी वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों का सम यहाँ बनेगा। लेकिन अगर मान लो सपोज करो आपको ये भी दे रखा और ये भी दे रखा, आपको दे रखा ये, तो अब आप ए से कैसे निकालोगे? तो मुझे बताइए ट्रायंगल एबीसी में ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा आपका 180 होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस के ये एंगल इधर ले जाओ, ये हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 180 माइनस का एंगल ए। ये बात आगे समझ। अगर आपको ये वैल्यू नहीं दे रखी, आपको ये दे रखी है, तो आप 180 में से ये वाला एंगल घटा दो, आपका ये वाला एंगल यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। तो ये था आपका लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर की पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने पेश की यहाँ पे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक और वीडियो को वापस देखना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आई, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका और इस तरह से मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जो आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। जैसे जैसे बस आप वीडियो देखते जाओ, आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों,